तो भाई सभी भाई आज अपना टॉपिक जो रहने वाला है वो है रेक्टिफायर। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। रेक्टिफायर की कंप्लीट प्रोसेस क्या रहती है उसको हम स्टडी करेंगे और साथ में हम स्टडी करने वाले हैं रेक्टिफायर के लिए जो इसके टाइप रहते हैं उन टाइप को। पहली बात तो रेक्टिफायर होता क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझें। जो आपके जितने भी आपके किसी भी एक डिवाइस के अंदर जिसमें बैटरी फिट होती है उनके लिए हम कुछ चार्जर रखते हैं। जैसे कि आपका ये मोबाइल चार्जर है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल चार्जर होते हैं ना, ये सभी चार्जर क्या करते हैं, जो हमारे फोन या बैटरी से संबंधित जितने भी डिवाइसेस रहते हैं सबको नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो पावर चाहिए, वोल्टेज चाहिए ना, वो डीसी की फॉर्म में चाहिए। और जो हमारा हाउस सर्किट होता है ना, उस हाउस सर्किट के अंदर आने वाली जो लाइट होती है ना, ये एसी की फॉर्म में होती है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डायोड हम लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो नॉर्मल लैंग्वेज में रेक्टिफायर एक चार्जर टाइप हमारे पास रहते हैं जिनका मेन पर्पस होता है जो आने वाले अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एसी और डीसी को पढ़ेंगे। कुछ आपके रेक्टिफायर जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप से इनको हम यूज करते हैं। कहीं ट्रांजिस्टर के अंदर, कहीं आपके मदरबोर्ड, कंप्यूटर जो मदरबोर्ड होते हैं उन पे सेट करने के लिए, या काफी अलग अलग जगह पे हम इसको यूज करते हैं। पर इसका जो मेन पर्पस होता है वो मेन पर्पस होता है जो अल्टरनेट करंट आता है एसी, उसको डीसी में चेंज करना। अब थोड़ा सा अल्टरनेट करंट जो होता है वो करंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते चलते अपनी डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये डायरेक्शन चेंज हो सकती है करंट की, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या रहता है कि कोई भी डायरेक्शन अगर आपकी मूव कर रही है एक कॉन्स्टेंटली फेज के अंदर कंटिन्यूअस, तो वो हमेशा लगातार एक ही डायरेक्शन में, सिमिलर डायरेक्शन के अंदर ये बार बार क्या करती रहेगी, कंप्लीट इसी डायरेक्शन में ये मूव करती रहेगी। उसको हम बोलते हैं डीसी। इसीलिए एसी के लिए जो हम फेज ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, जो कि आपके फेज ट्रफ और कस्ट की फॉर्म में चलते रहते हैं, जिसमें कंटिन्यूअसली करंट की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, अपोज कर रही है। और डायरेक्ट करंट के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं वो किसी भी फेज ग्राफ पे ऐसे शो करते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन कि हमारे पास रेक्टिफायर क्या होता है। डेफिनेशन समझने से पहले रेक्टिफायर को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें डायोड लगा हुआ है। ये डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइजिंग के तहत पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन देगा, जिसमें कि करंट आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इसमें जो करंट इसकी वजह से मूव करेगा ना, इसके बाद जो करंट मूव करेगा वो करंट के फेज को कंटिन्यूअसली चेंज कर देता है। और इसमें जब करंट मूव करेगा तो ये इस करंट की फॉर्मेशन को चेंज करके निकालेगा। आप देखें जो फेज है वो रेगुलरली अपने एंगल को चेंज कर रहा था विद द डायरेक्शन, और यहां पे आप देखें तो एक फेज है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसी फॉर्म को हम डीसी बोलते हैं और ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एसी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इसका काम क्या है, किसी भी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। अब यहां से आप समझे
करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ को भी ये पर्टिकुलर ईएमएफ भी चेंज होती रहेगी, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट और वोल्टेज चेंज हो रही है तो पावर भी उसकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो डेफिनेशन में वो बोल सकता है इज कॉमनली यूज्ड टू पावर सप्लाई टू प्रोवाइड द डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं सभी को लगभग जो पावर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, डीसी की फॉर्म में चाहिए। इसीलिए हमने इनको मोस्टली चार्जर के अंदर रखा हुआ है। जो भी आपके चार्जर रहते हैं इन सब में हम किसको यूज करते हैं, रेक्टिफायर को यूज करते हैं। रेक्टिफायर दो टाइप के आपके होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है वो समझे। मान लीजिए आपने किसी भी एक वैल्यू को इनपुट फेज दिया, इसको इसने रेक्टिफाई करना है। ये इनपुट हमने फेज दिया, इनपुट वैल्यू है करंट की। इनपुट वैल्यू किस फॉर्म में होगी, एसी की फॉर्म में। जब ये आपके फेज को डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाले, ये लो, लेकिन आने वाले एक एक फेज को छोड़ के बाद, मतलब जो इसका लोअर फेज था ये वाला, इस फेज को ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, जिसमें कि रिवर्स बाइजिंग के तहत कन्वर्ट सिर्फ एक हाफ साइकिल एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या रहेगा, जो हम इनपुट वैल्यू इसमें डालेंगे, जो भी इनपुट फेज हम इसके अंदर डालते हैं, उसकी जो आउटपुट आती है, ये आउटपुट अगर हमारे पास किसी भी वेव फ्रंट की जो साइकिल इसके अंदर जाएगी, वही साइकिल को एसी से डीसी में चेंज कर देगा। लेकिन साइकिल कैसी चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली कंप्लीट साइकिल चलती रहेगी। इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आपकी आउटपुट वैल्यू है, ये आपकी इनपुट वैल्यू है। अगर ऐसा होके बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और किसी भी इनपुट वैल्यू की ये आउटपुट अगर आपके पास आती है, हाफ आउटपुट आती है, तो उसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक रहेंगे जो 5 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं, जिनमें आपके पास या तो हाफ वेव रेक्टिफायर पूछेगा या फुल वेव रेक्टिफायर पूछेगा। तो यहां से हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो अब हम समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को। हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसा रेक्टिफायर जो किसी भी अल्टरनेट फेज को डायरेक्ट फेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन उस अल्टरनेट के हाफ फेज को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर में सबसे जरूरी जो है मेन है वो है प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो पहले हम इसका लिखेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल में हम क्या लिखते हैं कि ये जो जंक्शन डायोड होते हैं वो जंक्शन बेस्ड होते हैं। तो ये जंक्शन डायोड बेस्ड ऑन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड फॉरवर्ड बायस at low resistance of diode and reverse biased high resistance of diode। ठीक है, फिर लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल को समझे बेटा जी। प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है कि ये जो सिस्टम यहां पे जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में एक प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, जिसको मैंने लिख दिया पी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और एक सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जिसको मैंने लिख दिया एस कॉइल।
इस प्राइमरी कॉइल का पॉजिटिव टर्मिनल इस पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है और इसी प्राइमरी कॉइल का नेगेटिव टर्मिनल इसके एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है, जिसके अंदर P के पॉजिटिव कनेक्ट होने से और नेगेटिव के N से कनेक्ट होने से कौन सी बाइजिंग होगी? फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, जिसमें एक हमारे पास वेरिएबल EMF लगी रहती है जो कंटिन्यूअसली पोल को चेंज कर लेगी, जिसमें अगली बार जब पोल चेंज होगा तो इधर नेगेटिव पोल आ जाएगा और इधर पॉजिटिव। नेगेटिव कनेक्ट विद P टाइप एंड पॉजिटिव कनेक्ट विद N टाइप सेमीकंडक्टर रिवर्स बाइजिंग को फॉलो करेगी और बोथ बाइजिंग डिपेंड होती है, तो प्रिंसिपल जो रहता है वो बोथ बाइजिंग के ऊपर चलता है। फॉरवर्ड बाइजिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, ड्यू टू करंट पास हो जाता है, और रिवर्स बाइजिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है जो करंट को रिवर्स कर देता है। तो ये इसका प्रिंसिपल रहता है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिया है, तो पहली बात ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम से समझ आता है देख के कि ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है। अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मर में देखूं तो इधर नंबर ऑफ कॉइल, प्राइमरी कॉइल लार्ज है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल से, तो इस ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन में क्या लगा हुआ है? ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट विद डायोड। डी मान लें इसको, डायोड को, ये डायोड लगा हुआ है जो पीएन डायोड, इसको डी मान लिया हमने। कनेक्ट विद डायोड and for output value of DC current depend लोड रेजिस्टेंस। ये क्या लगा हुआ है यहां पे, इसको बोलेंगे RL, लोड रेजिस्टेंस। ये कंस्ट्रक्शन में आपने डालना है भाई। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा हुआ है, एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो डायोड से कनेक्ट है, और आउटपुट वैल्यू जो है वो डायरेक्ट करंट की किस पे डिपेंड करेगी? लोड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। वर्किंग भाई, फर्स्ट इनपुट वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। हमने अल्टरनेट करंट को इसके अंदर इनपुट करना है। यहां हमारी आउटपुट वैल्यू आएगी, इसके बिल्कुल नीचे डायग्राम बना लेंगे। आउटपुट वैल्यू ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट, क्या आउटपुट आएगी वो निकालनी है। पहले देखें, ये हाफ फेज हमने एंटर किया इसके अंदर, इस ट्रांसफॉर्मर से हाफ फेज को एंटर कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? पी टाइप से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। अगर ट्रांसफॉर्मर का कॉइल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विद पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सी बाइजिंग को फॉलो करता है? फॉरवर्ड बाइजिंग को। फर्स्ट वर्किंग इन फर्स्ट केस ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइल connect with P
semiconductor in diode and प्राइमरी कॉइल, यहां पे ना प्राइमरी कॉइल की जगह पे आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कॉइल लिख लें। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कॉइल कनेक्ट विद पी सेमीकंडक्टर इन डायोड एन, नेगेटिव टर्मिनल connect with n side n type semiconductor in a PN diode, take forward biasing and current show in output load resistance in DC फॉर्म। ये जो फॉरवर्ड बाइजिंग हो रही है जिसकी वजह से जो पहला फेज हमने डाला था वो पहला फेज फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से ये बाहर आ गया है। तो ये हमारी इनपुट थी जिसमें सेम एम्पलीट्यूड की आउटपुट हमारे पास आ गई है। ठीक है, सेकंड भाई, इन second half phase input after change terminal। अब क्या होगा भाई, सेकेंड फेज जब हम इसको देंगे ना तो ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव कनेक्ट विद पी टाइप एंड पॉजिटिव कनेक्ट विद एन टाइप। नेगेटिव कनेक्ट विद पी टाइप, पॉजिटिव कनेक्ट विद एन टाइप, कौन सी बाइजिंग हो जाएगी, रिवर्स बाइजिंग। तो इन सेकेंड हाफ फेज आउट फेज इनपुट आफ्टर चेंज टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट विद P type semiconductor and positive terminal connect with N type semiconductor। टेक रिवर्स बाइजिंग। कौन सी बाइजिंग होगी, बोलो। इसमें कोट देख लिए, कोट तो अंदर है काला, श्यामी देखिए कुर्सी कर्सी पे है, हाँ देख एक बार।
टेक रिवर्स बाइजिंग एंड करंट नॉट शो ऑन हाँ कब ले जा ठीक नॉट शो ऑन लोड रेजिस्टेंस। रिवर्स बाइजिंग क्या कर देगी, करंट को वापस कर देगी, जिससे कि अगला फेज जो ये वाला फेज जो हमने इनपुट किया था वो क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी यहां तक, क्योंकि इसने करंट को वापस क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। ठीक है, और रिवर्स करेगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप, फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और पोलैरिटी चेंज होगी तो पॉजिटिव कनेक्ट विद पी टाइप, नेगेटिव कनेक्ट विद एन टाइप। कौन सी बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग। और अगली अगर फॉरवर्ड बाइजिंग होगी तो थर्ड स्टेप में आपने फिर से लिखना है फॉर नेक्स्ट हाफ, उसके लिए सेम डेफिनेशन, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना। और उसमें जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट फिर से कैसी आएगी, ऐसे। रीजन क्या है, यहां भी फॉरवर्ड बाइजिंग, यहां भी, यहां से यहां बाइजिंग कौन सी, फॉरवर्ड। और देखिए फेज किस में आ रहा है, ऊपर, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो एसी से किस में चेंज भी हो रहा है, ये डीसी में। ठीक है, फिर से नेक्स्ट, अगर ये फॉरवर्ड होगी तो अगली वाली कौन सी होगी, रिवर्स बाइजिंग। और रिवर्स बाइजिंग में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो लगातार जो आपका करंट है वो कैसे चलता रहेगा, एक फेज बनाता हुआ चलेगा, जिसमें पहली इनपुट आई, दूसरी नहीं आई, फिर इनपुट आई, फिर नहीं आई, फिर इनपुट आई, फिर नहीं आई। लगातार ऐसे अगर आपका डायग्राम चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, डीसी करंट की हो जाएगी। और डीसी करंट ये अगर आउटपुट आ रही है तो एसी किस में चेंज हो गया, डीसी में चेंज हो गया कि नहीं। ये रहता है बेटा जी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर। अगले टॉपिक में हम करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपने इस प्रोसेस को 2 से 3 बार, 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रोसेस को 3 से 4 बार तक लिख सकते हो। एक बार फॉरवर्ड बाइजिंग, देन रिवर्स बाइजिंग, देन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड देन रिवर्स बाइजिंग। आप इस स्टेप को पूरा कर दें। इसमें आपने पहले डेफिनेशन डालनी है, फिर प्रिंसिपल डालना है, फिर कंस्ट्रक्शन डालनी है, फिर आप इसकी वर्किंग करके बताएं डायग्राम के साथ। डायग्राम के नीचे ही आपने ये फेज ग्राफ बना देने हैं जो करंट के लिए एसी और डीसी की फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका टॉपिक रहेगा।